ये आप देखते ही हैं हर वर्ष की भांति जो रोहतक बार एसोसिएशन द्वारा एक बहुत ही ये एक अच्छा एक सोशल कार्यक्रम, और इसमें जो हम बार के हमारे नव चयनित हमारे अध्यक्ष हैं भाई अरविंद शिवरान जी, और हमारे सारे बार के जो पदाधिकारी अभी चुने गए हैं जो बार चुनाव में, हमारे जो सभी वरिष्ठ बार से जुड़े हुए सभी हमारे अधिवक्ता, मैं तो अपने साथी इसलिए कहूँगा कि मैं भी लाइफ मेंबर हूँ इस बार का जी, इसीलिए मैं सभी अधिवक्ता साथी कहूँगा। मैं सभी कहूँगा कि जो हमारे वकील साथी हैं, सीनियर एडवोकेट साथी हैं, उन सभी का आज यहाँ पर उन सबसे मिलने का एक हर साल का एक कार्यक्रम रहता है बहुत अच्छे वातावरण में, और यही हमारा कार्यक्रम है जिसको आप जो है सभी मैं समझता हूँ कि वकील एक ऐसा जो एडवोकेट एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा समाज को दिशा देने का काम करता है, क्योंकि आपने देखा हमेशा आज़ादी से पहले की लड़ाई हो, हमारी स्वतंत्रता संग्राम हो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और संविधान रचना की बात रही हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर, और हमेशा वकील जो साथी हैं क्योंकि उनको संविधान की बारीकी से जानकारी रहती है, तो समाज को हमेशा एक दिशा देने का काम हमेशा किया है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के अंदर। इतिहास ये बताता है, और ये तो ऐसी बार है, इस बार में रोहतक बार में तो जो है लाजपत राय से लेकर चौधरी छोटू राम तक जो है कैसे ऐसे लोगों ने इस बार के माध्यम से हमारे जो अभी पूर्व लॉ मिनिस्टर भी रहे हंसराज भारद्वाज जी, जो हमारे समय जो है लॉ मिनिस्टर भी थे जब यूपी की सरकार थी, तो ऐसे ऐसे विभूतियाँ इस जो है अपना बाबू श्यामलाल जैन की बात कर रहे हैं, बत्रा साहब, ऐसी विभूतियों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है कि ये इसका गौरवमय इतिहास रहा है। रोहतक बार का इतिहास मैं समझता हूँ प्रदेश के इतिहास में और उत्तर भारत की जो बार्स हैं, और आपने देखा कि ये इन्होंने आज ये जो नया, मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ सबको, अपने अरविंद जी को और सारे पूरे बार के सभी को साथियों को कहते अभी जो दिखा रहे थे कि इन्होंने एक जो पुराने जब यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन 1889 का यहाँ जो कोर्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो इन्होंने उसको दोबारा पुनः स्थापित करने का जो एक काम किया है, तो इतिहास रहा है हमारा बार का, और हम सारे बार के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हैं, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हार्दिक देते हैं। आज रामलला का अयोध्या में जो प्रचार हुआ है तो किस तरह देखते हैं? ये तो इस पे तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भगवान राम है, भगवान राम हमारे सबके आस्था के प्रतीक हैं, और भगवान राम सबके हैं, और सब में भगवान राम है, सब में हमारी कोण कोण में हमारी रोम रोम भगवान राम है। हमें तो बचपन में जब जो संस्कार, हमारी तो ऐसी सभ्यता है, हमें संस्कार दिए जाते हैं, तो ये सिखाया जाता है कि किसी से मिलो तो राम राम करो, बच्चे को सबसे पहले शब्द दिए जाते हैं, और हम किसी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। हम अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो राम का नाम लेके नया काम शुरू करते हैं। जब कोई हल अपने खेत में जोतने जाएगा तो कहेगा लेके राम का नाम और शुरू, और कोई अगर ट्रैक्टर शुरू करेगा तो लेके राम का नाम, कोई व्यापार अपना शुरू करेगा तो क्या राम का नाम लेके शुरू करते हैं। जब आसमान में बादल उमड़ने लगते हैं तो क्या कि शायद आज राम राजी हो जाए, सही बारिश हो तो बारिश हो जाती है तो कहते राम बरस गया, और भाई कोई अगर मुश्किल आ जाए तो कहते राम रुखाला है, तब भी हम राम को याद करते हैं। तो ये हमारा मैं समझता हूँ एक संस्कृति है, और आप समझो कि हमारी तो संस्कृति में ऐसा है कि हर घर में कोई ना कोई आपको आदमी किसी का नामकरण में भी, नाम में भी, अंदर भी नाम है। हर परिवार हर घर में ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके नाम में भी राम है। मेरे स्वयं परदादा जी स्वर्गीय मातूराम जी, उनका नाम मातूराम था। अभी हमने बात करी चौधरी छोटू राम, चौधरी चांद राम, जो है अपना, आपको कोई परिवार यहाँ पे जो ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये एक अपने आप में एक इतिहास जो है और एक संस्कृति और हमारे जो है बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दीपेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि 500 साल से ये मामला लंबित था और ये बीजेपी ने मतलब जो है ना इसमें जहाँ तक ये जो है मैं समझता हूँ भगवान राम सभी के हैं, जैसे मैंने सब में भगवान राम है। तो इस पर राजनीतिक जो है इसका दायरा किसी एक पार्टी के नेताओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। देवेंद्र जी, किसी भी एक पार्टी के नेताओं तक भगवान राम का दायरा तो असीम है,
भगवान राम के दायरे में तो 140 करोड़ भारतवर्षवासी और इस सृष्टि पर बसा हुआ हर जीव भगवान राम के जो है, सब हर जीव में भगवान राम है। केवल मैं समझता हूँ तो ये सृष्टि उन्होंने बसाई है, ऐसा हमारा मानना है। तो उनका दायरा ऐसा सीमित नहीं किया जा सकता। एक अपना ये जो पूरा मामला है, इसमें एक अलग अपना एक वो रहा, कौन से सन में मस्जिद के ताले तोड़े गए, कौन से सन में वहाँ पे मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू करी गई, उस समय जो है उसके बाद कोर्ट का मामला चला, फिर कोर्ट का फैसला आया, अलग अलग सरकारें रही इस समय। तो मैं समझता हूँ कभी जो है ये एक जो है ये इसमें राजनीतिक, मैं इसको राजनीति इस पे करना मुझे लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें जो है अपना राजनीतिक जो है इसको हम जो इसमें कोई राजनीतिक बात ना तो हम इस पे करना चाहते और ना ही कोई राजनीति इस पे मैं समझता हूँ को उचित है, क्योंकि भगवान राम पर को राजनीति का विषय नहीं बनाया जा सकता। भगवान राम असीम है, सबके हैं, किसी एक पार्टी दल के नहीं हैं। तो आप जो समझता हूँ कि भाई हर जैसे मैं उदाहरण दूँ, अभी पीछे चुनाव हुए, हर प्रदेश में बराबर की टक्कर रही, आधी 1-2% वोटों पे फैसला हुआ, तो 40 कहीं 41% वोट कांग्रेस की, कहीं 42% बीजेपी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि भाई किसी एक, सभी के हैं, भगवान राम में सभी की आस्था है। और ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि भगवान राम सभी को एक दृष्टि से देखते थे और न्याय करते थे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसलिए कहा गया, सबको एक दृष्टि से देखो, और न्याय उनके राज में होता था, इसलिए राम राज्य कहते थे। और राम राज का मतलब एक सबको न्याय मिले। और समझता हूँ कि ये एक उनकी आज इस मौके पे आपका परिवार आर्य समाजिक परिवार और एक तरफ आप राम को मानते हैं। देखिए, हम जो है आर्य समाज की परंपरा में ये भगवान को मानते हैं और हम जो है गुरुद्वारों में भी जाते हैं। हम कोई अपना जहाँ मंदिर है, मंदिरों में भी जाते हैं। को पहली बार तो कोई जो है सारे आप जो एक आस्था की बात होती है, तो हमारा तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आप इस बात को कि भाई ये है, भगवान राम में सबकी आस्था है और ये देश सर्वधर्म सद्भाव का भी देश है, उसमें भी हम विश्वास हैं। 2024 की कैसी तैयारी? लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बचने वाला है। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी 2024 में निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि जो है जो एक जैसे मैंने कहा कि भाई आज भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि वो न्याय करते थे। मुझे विश्वास है कि रोहतक की जनता मेरे साथ न्याय करेगी 2024 में, और उनको पता है कि जो रोहतक के लिए जो कार्य किए हैं, जो देश में रोहतक की आवाज़ पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, देश के रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि का स्थान बने देश की राजनीति में, जो प्रयत्न किए गए हैं वो लोगों को पता है। और जो है वो जो उनके आदर्शों पर चलते हुए रोहतक की जनता मेरे साथ न्याय करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यही आज मैं घर घर कांग्रेस के अभियान, ये आखिरी बात, नारायण साहब आखिरी बात करते हुए इसमें 2 बातें कहना चाहेंगे। घर घर कांग्रेस के अभियान के माध्यम से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर हमारा जो नेता है वो डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से इस मौजूदा सरकार की विफलता और कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार के समय हरियाणा में क्या काम हुए थे, और अगर हमारी सरकार बनी तो क्या हम संकल्प ले रहे हैं हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। ये संदेश घर घर पहुंचाने का हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ता ये प्रयत्न करें, उन सारे एफर्ट्स को सोशल मीडिया पे भी डालें और अपनी अखबारों में निकाल के आपके माध्यम से अपनी फाइल भी वो तैयार करें, ताकि उनकी फाइल सही समय पे वो अपने इस मेहनत को जो है अपने उनकी फाइल उनके साथ रहे, ऐसा हमारा मानना है। संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? एक और मैं आखिरी जो आपने आज, क्योंकि आज जो है आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, एक और बात मैं कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये इसका लास्ट ले लेते हैं कि इसमें सारी बातें ले लेता हूँ। देखो, आज मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे खट्टर साहब राम राज की। राम राज का अर्थ है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, और कोई अत्याचारी हो तो उसको सजा मिले, ये राम राज। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, जो हमारी पहलवान बेटियों को घसीटा गया, क्या वो आरोपी केवल भाजपा पार्टी में थे इसीलिए वहां पे न्याय नहीं हुआ? क्या एक जो हमारी बेटी जिसने जो है आप पे गुहार लगाई,
एक हमारे जो कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह, क्या वो भाजपा के मंत्री थे इसीलिए उस बेटी को न्याय नहीं मिला? क्या जो 750 किसान आंदोलन में जिनकी जानें चली गई, आज तक सहानुभूति किसी ने प्रकट नहीं करी? क्या वो भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन था इसीलिए उनको न्याय नहीं मिला? जो बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन का आपने वायदा किया था लेकिन आज तक वो पेंशन नहीं मिली, उनके साथ छल हुआ, तो क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं है? क्या हरियाणा के नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर सामना कर रहे हैं? हरियाणा में कोई भी लिस्ट आती है, उस लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के लोगों को मौका मिल जाता है और बाहर के प्रदेशों में भी हरियाणा के नौजवानों को मौका नहीं मिल रहा। इसीलिए आज हरियाणा देश में नशे में और पलायन में देश में नंबर 1 बन गया। तो क्या ये हरियाणा के नौजवान के साथ अन्याय नहीं है? इन सब के साथ न्याय अगर करेंगे तो फिर रामराज का अर्थ समझ में आएगा।